क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 108 सेंटीमीटर फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर। इसमें बोला गया कि एक प्रोट्रैक्टर है, सेमी सर्कुलर ही होता है, ये हमने बनाया एक यहां पर प्रोट्रैक्टर और इसका पेरीमीटर है 108। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि इस प्रोट्रैक्टर के या सेमी सर्कल के पेरीमीटर में क्या आएगा, इसके पेरीमीटर को कैसे यूज हमें करना है, ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। अगर ये सिर्फ कहता कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 108, तो इसका मतलब यही था 2πr/2, सिर्फ इतना, ठीक है। लेकिन इसने सेमी सर्कल या प्रोट्रैक्टर के साथ लगाया पेरीमीटर। वैसे तो पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस का एक ही मतलब है, चाहे पेरीमीटर हो चाहे सर्कमफ्रेंस हो, उसका मतलब है टोटल आउटर लेंथ। और वो कोई चीज अगर गोल है तो उसके साथ हम जनरली सर्कमफ्रेंस करते हैं यूज, और अगर वो गोलाई में नहीं है, सर्कुलर नहीं है, तो हम उसके लिए पेरीमीटर करते हैं यूज। यहां पर कर्व होने के बावजूद, गोलाई होने के बावजूद इसने सर्कमफ्रेंस यूज किया। और यही टर्म इस क्वेश्चन की का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से मैं इसको इंपॉर्टेंट कहता हूं, एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है। तो मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर ये कहता है कि सेमी सर्कल या प्रोट्रैक्टर का सर्कमफ्रेंस 108 है, तो हम सिर्फ इतना लेते 2πr/2। लेकिन इसने सेमी सर्कल या हम कहें प्रोट्रैक्टर के साथ पेरीमीटर लगाया, और पेरीमीटर का सर्कमफ्रेंस से वाइड मीनिंग हो जाता है। पेरीमीटर का मतलब टोटल आउटर लेंथ। जब सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं वो तो सिर्फ आउटर ऐसे बात करती है, पेरीमीटर की बात करते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा सारा आ जाता है उसमें। तो अब इसने क्योंकि पेरीमीटर लगाया है, तो इस सेमी सर्कल के पेरीमीटर में या इस प्रोट्रैक्टर के पेरीमीटर में आएगा एक तो ये πr, सर्कमफ्रेंस 2πr, तो आ जाएगा 2πr/2 मतलब πr, प्लस ये डायमीटर भी आएगी 2r, प्लस ये डायमीटर भी आएगी 2r। ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, इज इक्वल टू 108। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फाइनली जब भी तुम्हें सेमी सर्कल में, खासकर सेमी सर्कल और आगे एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी कर्व शेप के साथ पेरीमीटर लिखा आ जाए, तो इसका मतलब स्ट्राइक करना चाहिए इंस्टेंट कि ये सीधा सीधा वो चीज नहीं है जो हम समझते हैं। इसका मतलब इस फिगर में जो भी पार्ट, जो भी लाइन होगी वो सारी काउंट होगी। सर्कमफ्रेंस बोलेगा फिर तो जो हमें पता है वही हम लोग कर लेंगे 2πr/2। लेकिन पेरीमीटर अगर लग गया तो इसमें ना डायमीटर भी आएगी। पेरीमीटर में सर्कमफ्रेंस प्लस बेस यानी कि डायमीटर 2r, तो 2πr/2 मतलब πr प्लस 2r, ये हो गया इसका पूरा पेरीमीटर, टोटल आउटर लेंथ। मैंने इतनी बार इस बात को रिपीट किया, उसके बावजूद मैं देखता हूं स्टूडेंट्स जब एग्जाम में क्वेश्चन, टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो उस वक्त ध्यान नहीं रहता, उस वक्त सिर्फ 2πr = 108 पे कर देते हैं काम, और वो तो फिर गलत होना ही था। तो इसमें याद करने वाला बात यह है कि इसमें डायमीटर भी प्लस होगा, पेरीमीटर क्योंकि साथ में लिखा हुआ है। तो खैर, अब जब आप इसका आंसर निकालोगे तो फाइनली रेडियस आएगी 21 और डायमीटर हो जाएगा 42। डायमीटर आ जाएगा इसका 42, इसने डायमीटर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और 2 मार्क्स में इसकी यही ब्यूटी है कि स्टूडेंट्स जब पेरीमीटर लिखेगा तो वो डायमीटर को प्लस करता है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ कॉपर वायर when bent in form of a square encloses an area of 484 centimeter square। आपके पास एक कॉपर वायर थी, उसको बेंड करके आपने स्क्वायर की शेप में मोड़ दिया,
अब जो स्क्वायर की शेप में मोड़ा उस वायर से उसका जो एरिया निकलता है वो स्क्वायर का 484 है। पहले तो इसी से कर लेते हैं बात। अब जो आपने वो स्क्वायर बनाया उस स्क्वायर का एरिया है 484। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल 484 है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर मुझे दिया गया है। तो स्क्वायर रूट लेके ए आ गया मेरा 22, साइड ऑफ स्क्वायर आ गई 22। यही हो सकता है इससे। उसके बाद कहता है द सेम वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल। व्हेन द सेम वायर बेंट इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल देन फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय इट। अब आपने किया क्या कि जिस वायर को मोड़ करके आपने स्क्वायर बनाया था उसी वायर को वापस सीधा किया और सीधा करके उसको सर्कुलर शेप में उसको मोड़ दिया। जिस वायर से, इतनी वायर से आपने मोड़ करके उसका स्क्वायर बनाया था उसी स्क्वायर को वापस तार को सीधा किया और उतनी तार से आपने सर्कल बना दिया उससे। तो कहता है जो सर्कल उससे बना वायर से उसका एरिया बताओ। अब भाई सर्कल के एरिया के लिए चाहिए आर रेडियस। अब रेडियस कैसे लाएं, कहां से लाएं, तो उसके लिए अब समझते हैं। देखो पहली बात तो स्क्वायर में और सर्कल में रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि मैंने भी बार बार रिपीट किया कि जितनी लंबी वायर से मैंने मोड़ करके स्क्वायर बनाया उतनी ही लंबी वायर से मैंने उसको रीबेंड करके सर्कल बना दिया। यही हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन मेकिंग द स्क्वायर इक्वल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन मेकिंग द सर्कल। यही केस हुआ है। तो आप जब इस क्वेश्चन, चलो मैं ये आगे चलता हूं। हमने ये कहा लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन मेकिंग द स्क्वायर कि भाई जितनी वायर स्क्वायर में बनाने में यूज हुई थी उतनी वायर से यूज्ड इन मेकिंग द सर्कल, उतने से सर्कल बनाया। तो जब उस वायर को मोड़ करके स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर के केस में वो लेंथ ऑफ वायर क्या थी? उसका पेरीमीटर 4a, उसका पेरीमीटर 4a। उसी वायर को रीबेंड करके आपने बना दिया सर्कल। जब उस वायर से रीबेंड करके सर्कल बनाया तो सर्कल की शेप में इस वायर की लेंथ कैसे निकालते हैं? सरकमफ्रेंस से 2πr। ठीक है ना। जब आपने स्क्वायर शेप लिया तो स्क्वायर बनाने में कितनी तार यूज हुई वो तो उसका पेरीमीटर है, और जब उसी को रीबेंड करके सर्कल बनाया तो वो उसका सरकमफ्रेंस नाम हो गया। चीज वही थी लेंथ ऑफ वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो कि लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन मेकिंग द स्क्वायर था इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन मेकिंग द सर्कल जो कि इन फॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ वायर था। चलो 4 into a हमारे पास स्क्वायर का 22 आया हुआ है इक्वल टू 22/7 into r। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब आपका r आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका r आएगा 14 और उसके बाद जब एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे 2πr, उसी की कमी थी तो वो आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। शुरुआत में आप लोग इसको करोगे स्टेट ऐसे, जो इसका प्रेजेंटेशन है, लेट छोटा a बी द साइड ऑफ द स्क्वायर और r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट टाइम में लिखोगे सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल 484 दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इक्वल 484, a आ गया 22, यहां तक गेम खत्म। अब उसके बाद लिखोगे लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन मेकिंग द सर्कल इक्वल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन मेकिंग द स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में 2πr इक्वल 4a, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपका r आ जाएगा, r इक्वल 14 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल πr², r आ चुका है। फाइनल आंसर हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद एनसीईआरटी का है, इस कंसेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आता रहता है। एनसीईआरटी की शायद दूसरी एक्सरसाइज का या फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अ कार हैज व्हील विच आर 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कार का जो टायर है वो 80 सेंटीमीटर डायमीटर का है, तो रेडियस हो गया उसका 40। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक
in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा कि जो कार के व्हील्स हैं या जो कार की स्पीड है वो 88 किलोमीटर पर आवर है। एक घंटे में 66 किलोमीटर डिस्टेंस वो कार ट्रेवल करती है। एक घंटे में 66 किलोमीटर। तो मैं एक काम ये करता हूं, क्योंकि मेरे पास डायमीटर ऑफ द व्हील दिया हुआ सेंटीमीटर में। अब या तो व्हील के डायमीटर को मैं किलोमीटर में लाऊं, वो बड़ा डेसिमल में चला जाएगा। तो मैं जो ये डिस्टेंस है जो इसने बताया उसका स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर, तो इस 66 को मैं सेंटीमीटर में ले आता हूं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये है 66 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए इंटू 1000 और फिर सेंटीमीटर में लाने के लिए 2 जीरो और आ जाएगी। यही होगा ना, या और ऐसे समझ लो 66 किलोमीटर है, मैं इसको सेंटीमीटर में ला रहा हूं। सेंटीमीटर इसको किलोमीटर में, ये किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए इंटू 1000 और अब सेंटीमीटर में लाने के लिए इंटू 100 और आ गया। तो अब हमें इससे पता चला कि जो व्हील है वो एक घंटे में मतलब 60 मिनट्स में इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। जो व्हील्स हैं वो अपने कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एक घंटा यानी कि 60 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर एक मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 10 मिनट में कितना करेगा? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आप ये बताओ कि वो जो टायर हैं वो 10 मिनट में कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेंगे। तो 60 मिनट में अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अच्छा मैं डिस्टेंस की बार बार क्यों कर रहा हूं ये भी सुनते बात। जब व्हील घूमता है, जब टायर घूमता है तो वो किस चीज पे घूमता है? वो अपनी सरकमफ्रेंस पे घूमता है। टायर की सरकमफ्रेंस सड़क को करती है टच। ये टायर है, गोल है, और ये सड़क है, ये देखो। तो जो इसकी ये सरकमफ्रेंस है वही तो इस सड़क को कर रही है टच अपनी सरकमफ्रेंस पर। तो टायर जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करता है, जब एक पूरा चक्कर टायर लगाता है, मान लो यहां से टायर यहां पर चला और यहां से घूमते घूमते एक जो इसका पूरा चक्कर हुआ वो यहां से यहां तक एक पूरा चक्कर हो पाया है, एक रिवॉल्यूशन यहां से यहां तक पूरा हो पाया है। तो मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उसने यहां से यहां तक कवर किया, 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में यहां तक कर लेगा, 3 में यहां तक कर लेगा, 4 में यहां तक कर लेगा, 5 में यहां तक कर लेगा। ऐसे कितने ही इसने रिवॉल्यूशन लगाए होंगे जब उसका उतना डिस्टेंस कवर हुआ। तो इसने हमें ये कहा कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमने ये कहा कि भाई देखो 60 मिनट में तो इतना कर रहा है, तो 10 मिनट में कितना होगा? इंटू 10/60। 10 मिनट का निकालना है तो इंटू 10/60 होना चाहिए। चलो ये तो हमें पता लग गया कि 10 मिनट में टायर इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, ठीक है ना। टोटल जो डिस्टेंस था डिवाइड बाय 60 कर दिया तो 1 मिनट का कवर डिस्टेंस आ गया, इनटू ऊपर 10 कर दिया तो 10 मिनट का डिस्टेंस कवर आ गया। लेकिन हमें डिस्टेंस कवर नहीं बोला गया, हमसे पूछा गया कि इतना डिस्टेंस कवर करने में 10 मिनट में जो आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, इतने डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितनी बार घूमना पड़ेगा टायर को। अभी हमने डिस्कस किया कि टायर अपनी सरकमफ्रेंस पे घूमता है। एक सरकमफ्रेंस जब पूरी कर लेगा तो एक इतना डिस्टेंस कवर होगा, नेक्स्ट एक पूरा चक्कर करेगा इतना और डिस्टेंस होगा, नेक्स्ट और करेगा इतना और हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2πr। r कितना दिया हुआ है? 40। r कितना दिया हुआ है? 40। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि इतने कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो पूरा होगा। तो इस तरह के बेस्ड आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन कंसेप्ट सारा सेम ही है। 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस देगा, आपको बोलेगा कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन होंगे उससे कवर करने में, या आपको बता देगा कि इतना डिस्टेंस कवर हुआ, या सॉरी आपको
टायर का डायमीटर दे देगा और आपको बोलेगा इतने रिवॉल्यूशन उसने किए, बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उस केस में करेंगे क्या कि पहले टायर का सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे टायर घूमेगा। सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का इनटू जितने का उसने रिवॉल्यूशन बताए होंगे उससे मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके। अब इसमें उल्टा है, इसने हमें डिस्टेंस बताया, रिवॉल्यूशन हमसे पूछा, तो ठीक है डिवाइड कर देंगे। 10 मिनट में जितना कवर डिस्टेंस है, 10 मिनट में इतना कवर डिस्टेंस है, उसको सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दूंगा, एक बार की वो डिस्टेंस कवर से उसको डिवाइड कर दूंगा तो हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो दो क्वेश्चन है जो दो करवाने जा रहा हूं, 4 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन है 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर and the distance between their centers is 14 centimeter and the distance between their centers is 14 centimeter. Find the radii of the circles. तुम लोग एक बार अपने लेवल पे इसकी फिगर बनाओ। इसने कहा 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, एक बार अपने लेवल पे फिगर बनाओ। तो इतना इसके लिए टाइम काफी था। अगर तुमने ये फिगर बनाई है तो बिल्कुल गलत है। ये मैं हर साल देखता हूं, जब क्वेश्चन में लिखा होता है, ये हर साल मैं क्वेश्चन देता ही हूं, तो स्टूडेंट्स 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली की ऐसे फिगर बनाते हैं। अब ये सर्कल टच थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक यहां कटा हुआ है, एक यहां पे कटा हुआ है, आपस में कटे हुए हैं सर्कल, एक दूसरे के अंदर थोड़े से घुसे हुए हैं, तो टचिंग नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। इसकी फिगर ऐसे नहीं बनती। इसने टच कहा है तो एग्जैक्टली टच ही होंगे वो। एक ये बनाया और एक ये बनाया, 2 सर्कल टच एक्सटर्नली ऐसे बनेंगे, टच हो रहे हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर। एक का सेंटर ए मान लिया, दूसरे का सेंटर बी मान लिया। यहां से यहां तक इस सर्कल का सेंटर ए के नाम से है, इस सर्कल का सेंटर बी के नाम से है। ए से बी तक का डिस्टेंस हमें बताया गया 14, ए बी हमें बताया गया है 14। अब ये दोनों सर्कल है तो अनइक्वल रेडियस के हैं। इक्वल रेडियस के होता तो ये हमें बताता। तो इसका मतलब ये सर्कल बड़े छोटे रहे होंगे, इसका मतलब रेडियस बड़ा छोटा रहा होगा। तो जो बड़ा सर्कल होगा उसकी बड़ा रेडियस मान लेते हैं, छोटे सर्कल को छोटा रेडियस मान लेते हैं। हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। मैं इस सर्कल के रेडियस को बड़ा आर मानता हूं और इस सर्कल के रेडियस को छोटा आर मानता हूं। वैसे एक बात और है, हमें क्या पता ये वाला सर्कल बड़ा है, हो सकता है ये वाला बड़ा हो। हमें क्या पता ये वाला बड़ा है, ये छोटा हो सकता है, ये वाला छोटा हो। तो बड़ा छोटा लगाने की बजाय R1 R2 ले लेते हैं, ये ज्यादा सेफ रहेगा। R1 R2। अब यहां बड़े छोटे की कोई बात नहीं है, हमें नहीं पता कौन सा क्या होगा। तो इसने कहा दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है 14। अब दोनों के सेंटर्स की अपनी अपनी रेडियस है। इस सर्कल का रेडियस ये है और इस सर्कल का रेडियस ये है। तो इसका मतलब R1 प्लस R2 मिला के 14 हुआ। इसका मतलब R1 प्लस R2 इक्वल 14 हुआ। ठीक है, इसका हम कुछ और कर भी नहीं सकते, हमें कुछ करना भी नहीं है, इसको यही पड़ा रहने देते हैं। इसके बाद इसने एक और इंफॉर्मेशन दी थी, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका बात कर लेते हैं। इसने कहा दोनों के एरिया का सम इतना है। इसका एरिया पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर इक्वल 130 पाई। दोनों के एरिया का सम इतना है। अब क्या करूं, पाई यहां से कॉमन निकालता हूं, पाई कॉमन निकाल के इससे कटवाता हूं, तो ये हुआ r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इक्वल 130, पाई पाई कैंसिल। अब या तो हमारे पास ये चीज है और या हमारे पास ये चीज है। अब इनको किसी तरह सॉल्व करना है। अब वो तो अपने आप में पूरी एक लीनियर इक्वेशन है, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है। लीनियर का क्वाड्रेटिक से कोई एलिमिनेशन तो बनता नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर कुछ सब्स्टिट्यूट वगैरह करके हमें इसको आगे सॉल्व करना होगा। तो फिर करें क्या, यहां से r1 या r2 हमारी मर्जी है, जिस मर्जी का रिजल्ट निकालें। मैं यहां से r1 का रिजल्ट निकाल, यहां से r1 का रिजल्ट आ गया 14 माइनस r2, 14 माइनस r2 यहां पे रखवा दो, 14 माइनस r2 स्क्वायर, क्योंकि यहां तो ये है, प्लस r2 स्क्वायर इक्वल 130। अब आप इसमें तो खुलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें ओपन होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। आगे जाके 130 को भी हम LHS में ले आएंगे, आगे जाके 130 को भी LHS में ले आएंगे। LHS में लाने के बाद इसमें एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, R2 में एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और जब उसके हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएगा 11 और 3, उसके फैक्टर आएंगे 11 और 3, मतलब जो हमारा यहाँ पे R2 की वैल्यू आएगी वो 11 एंड 3 आएगी, वो 11 एंड 3। तो अब हम ये बोलेंगे कि अगर R1 11 है तो R2 3 होगा। सेकंड केस, अगर R1 3 है तो R2 11 होगा, ठीक है। अगर R1 11 है तो R2 3 आएगा और R1 3 है तो R2 11 आएगा। यहां से इसको a माइनस बी होल स्क्वायर खोलेंगे, 130 को LHS में लाएंगे, सारा रिड्यूस करके एक यूनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, हमारे को R2 की वैल्यूज लग जाएगी पता, दो वैल्यूज आएगी, दोनों पॉजिटिव आएगी, दोनों पास होगी, रेस्पेक्टिवली हमारी R की भी R1 की भी दो वैल्यूज आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। ये कहता है टू सर्कल्स टच इंटरनली, टू सर्कल्स टच इंटरनली। एक बार ये फिगर बनाओ अपने लेवल पर। तो इतना टाइम काफी था इसके लिए। ये एक सर्कल बनाया, टू सर्कल टच इंटरनली ऐसे होगा। अगर तुमने कोई और शेप बनाई है तो वो बिल्कुल गलत है। टच जहां मर्जी से करा लो, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, मैंने यहां से टच करा दिया। टचिंग ऐसे होते हैं, इसके अलावा जो भी बनाया होगा वो बिल्कुल गलत है। अब इस सर्कल का, छोटे सर्कल का सेंटर मैं ले लेता हूं यहां पर, इसको नाम दे देता हूं A। बड़े सर्कल का सेंटर, एक बात समझ लो, बड़े सर्कल का सेंटर छोटे सर्कल के अंदर भी आ सकता है, छोटे सर्कल के बाहर यहां भी आ सकता है, और छोटे सर्कल की सरकमफ्रेंस में भी आ सकता है। बड़े सर्कल का सेंटर छोटे सर्कल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, उसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर भी हो सकता है। क्यों? डिपेंड करता है छोटा सर्कल कितना बड़ा या छोटा बनाया गया है। अगर इसको और भी बड़ा बना दूंगा तो उस छोटे सर्कल के अंदर ही आएगा, और छोटा बना दूंगा तो बड़े सर्कल का सेंटर यहां बाहर आ जाएगा, और बड़े सर्कल की रेडियस का बिल्कुल आधा बना दूंगा, आधे साइज का, तो उसकी सरकमफ्रेंस भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमें इसमें ये नहीं सोचना
कि अंदर वाले टचिंग सर्कल को कितना बड़ा या छोटा बनाएं। आप जितना मर्जी अंदर वाले को बड़ा छोटा बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े वाले सर्कल का सेंटर जहां आ रहा होगा आने देना, इसके अंदर आ रहा हो, इसके ऊपर आ रहा हो, इसके बाहर आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में तो वैसे भी तुम्हें कंपास से बनाना है, तो कंपास का वहां पे मार्क तो पड़ा ही हुआ होगा इसका सेंटर कहां है, तो वहां तो कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं यहां ले लेता हूं, बड़े सर्कल का मुझे लगता है करीबन यहां पे पड़ेगा। इसके बड़े सर्कल के सेंटर को मैंने यहां मार्क कर दिया, छोटे सर्कल का सेंटर यहां, बड़े का यहां। तो खैर आगे हमें कहता है द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह था। अब ये तो साफ ही नजर आ रहा है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो बड़े सर्कल के रेडियस को मैं बड़ा आर ही लिखूंगा, छोटे को छोटा ही लिखूंगा, क्योंकि यहां तो हमें डेफिनेट है कि अंदर वाला छोटा ही होगा। तो इसने कहा दोनों के एरिया का सम 116 पाई, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। अब क्या करूं, पाई कॉमन निकाल के काटो, तो काट के बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर इक्वल 116, बस पाई कट गया। 116 को भी इस साइड ले आऊं, अभी ले आओ या आगे जाके, वो हमारी मर्जी है, लाना जरूर पड़ेगा। आगे वो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6। यहां से यहां तक इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है ये 6, इतना है 6। अभी हमने एक इससे पहले क्वेश्चन किया जहां पे दो सर्कल ऐसे टच कर रहे थे, यहां एक के अंदर है, एक के अंदर एक टच कर रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन की जो ब्यूटी है वो इसी चीज को आगे फॉर्मुलेट करने की है कि आप इस 6 को कैसे प्रेजेंट करोगे। मेन ब्यूटी ही इसकी यही है, जिसकी वजह से ये ऊपर वाले से ज्यादा पूछा जाता है। तो ये सोचो कि इसके डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स को हम कैसे प्रेजेंट करें। लास्ट क्वेश्चन में तो हमने लिखा था R1 प्लस R2 इक्वल 14, दोनों के रेडियस का सम 14, वहां पे भी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर था, यहां भी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है। तो यहां पर इनकी रेडियस के को आप कैसे करोगे प्रेजेंट, सोचो। तो अब हम इसको ऐसे सोचेंगे, इसको पहले समझ लो। मैं जो B से A तक का सेंटर था उससे मैंने पूरी यहां पे C तक ले आया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक ले आया, मतलब ये रेडियस बन गई है, मतलब ये रेडियस बन गई है। अब ये देखो, अगर पूरे BC में से AB माइनस कर दूं तो AC बचता है, या अब हम इसको ऐसे कहें पूरे B से C तक में से, पूरे BC में से AC माइनस कर दूं तो ये बचेगा ना। पूरे BC में से इतना पीस, इतना टुकड़ा हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो वो AB ही बचेगा, 6 बचेगा। तो अगर हम इसको ये लिखें BC माइनस AC इक्वल 6, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरे BC में से AC माइनस कर देंगे तो हमारा 6 बचता है। अब ये BC क्या है, BC देखो, B बड़े सर्कल का सेंटर, पॉइंट C सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है, ठीक है, पॉइंट C आउटर सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है। तो B से सेंटर B से C तक क्या हो गई इसकी रेडियस, जो कि बड़ी है, माइनस A क्या है, छोटे सर्कल का सेंटर, C क्या है, छोटे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आने वाला पॉइंट, C क्या है, छोटे सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे आने वाला पॉइंट। वो बात अलग है कि पॉइंट C छोटे बड़े दोनों सर्कल का, वो दोनों के सर्कमफ्रेंस पे कॉमन पॉइंट है। तो A सेंटर से C तक जब किया तो AC छोटे सर्कल का रेडियस हो गया, है ना, ये छोटे सर्कल का रेडियस इक्वल 6। तो ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। इस ब्यूटी की वजह से ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से ज्यादा पूछा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, बड़ा R
माइनस छोटा r इक्वल 6। अगर ये हमें एग्जाम में याद रहेगा तो एग्जैक्टली आपका आंसर ठीक होगा, सॉल्यूशन ठीक होगा, और ये अगर याद नहीं आया तो गया काम से। स्टूडेंट्स करते क्या है कि यहां पर भी जैसे लास्ट क्वेश्चन में था डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14, r प्लस r इक्वल 14, तो यहाँ पे इसमें भी वो उसको प्लस में ही दिखा देते हैं, जो सबसे बड़ी सबसे भारी गलती है। आपको उस गलती से बचना है। अब सॉल्व कैसे करें? बड़ा r इज इक्वल टू 6 प्लस r, यहां से बड़ा r निकाल लिया, उठा के यहां पे डलवा दो, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस r होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। यहां आप खोलोगे a प्लस b होल स्क्वायर, 116 को भी इस साइड ले आओगे, सिंप्लीफाई करके तीन टर्म्स की एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, आपकी r की दो वैल्यूज आएगी, दोनों पॉजिटिव होगी, और उससे आपको अपना आंसर बताना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, पहले सेक्टर बना लेते हैं। लो जी, हमने सेक्टर बना दिया। सेक्टर बना दिया तो ये हो गया इसका सेंटर, सेंट्रल ए बी सी। चलो, इसने कहा द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.2। एक सेक्टर है जिसका रेडियस 5.2, एओ क्या है रेडियस 5.2, बीओ क्या है रेडियस 5.2, इज 16.4। इस सेक्टर का पेरीमीटर है 16.4, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ये 3 मार्क्स में बहुत आता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में बहुत आता है। और ये क्यों आता है इसका भी तुम्हें रीजन थोड़ी देर में पता लग जाएगा। जैसा कि आज के फर्स्ट क्वेश्चन में एक हमने प्रोटेक्टर वाला क्वेश्चन किया था। प्रोटेक्टर वाले क्वेश्चन में मैंने एक बात को काफी बार रिपीट किया, बार बार रिपीट किया कि अगर सर्कल के साथ या सेमी सर्कल के साथ या सेक्टर के साथ जो कर्व वाली शेप होती है, कर्व वाली, अगर उसके साथ वो सिर्फ सर्कमफ्रेंस कहे तो जो हमें पता है वही काम होगा। लेकिन इन शेप्स के साथ अगर वो पेरीमीटर लगा दे तो इसका मतलब स्ट्राइक करना चाहिए जो हम एज यूजुअल सोचते हैं, लेते हैं, वो नहीं है, उससे कुछ ज्यादा है, उससे कुछ एडवांस है, वो हमें सोचना चाहिए। तो इसने कहा इस सेक्टर का पेरीमीटर, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? टोटल आउटर लेंथ। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? टोटल आउटर लेंथ। सर्कमफ्रेंस का भी मतलब टोटल आउटर लेंथ होता है, लेकिन जब हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं तो वो बस इतनी बात करती है। लेकिन पेरीमीटर में क्या है? पेरीमीटर में कर्व भी आ जाएगा और उसके साथ कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन सीधी गई है तो वो भी आ जाएगी। सर्कमफ्रेंस किसी सीधी लाइन की बात नहीं करती, सर्कमफ्रेंस किसी डायमीटर की बात नहीं करती, सर्कमफ्रेंस किसी रेडियस की बात नहीं करती। पेरीमीटर हर सीधी लाइन को भी ले लेता है, पेरीमीटर हर कर्व को भी ले लेता है। तो इसने कहा इस सेक्टर का पेरीमीटर, तो अब समझना, याद करना ये है पेरीमीटर में क्या क्या लिया जाए। पेरीमीटर मतलब सेक्टर का ये जो कि रेडियस है, प्लस ये एसीबी जो कि लेंथ ऑफ आर्क है। इस कर्व को क्या बोलते हैं हम? लेंथ ऑफ आर्क, इसको मैं एल डालूंगा, प्लस बीओ, बीओ क्या है? रेडियस, इज इक्वल टू 16.4। इसने कहा सेक्टर का पेरीमीटर, तो सेक्टर के अंदर ये रेडियस आ गई, प्लस ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई, प्लस ये रेडियस आ गई। तो इन तीन चीजों को मिला के इसका पेरीमीटर पूरा होता है। ये इसकी ब्यूटी है, ये आपको याद रखना है। रेडियस कितनी है? 5.2, 5.2 प्लस एल, 5.2 इक्वल 16.4, 10.4 प्लस एल इक्वल 16.4, तो एल आ गया आपका 6। एल आ गया हमारा 6। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। अब बिल्कुल आज के प्रोटेक्टर वाले क्वेश्चन की तरह उसमें प्रोटेक्टर में भी हमने सर्कमफ्रेंस और डायमीटर प्लस किया, ऐसे ही सेक्टर में भी हमने लेंथ ऑफ आर्क के साथ दोनों रेडियस प्लस की।
तो खैर अब लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास आ गई कर्व की 6। अब इसने कहा था फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको दो आइटम चाहिए, एक रेडियस, वो यहां जिंदाबाद 5.2 थी, दूसरा चाहिए आपको एंगल, एंगल हमारे पास नहीं है, यहां पर एंगल हमारे पास नहीं है, एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। किससे? लेंथ ऑफ आर्क से ही करूंगा। फिर लेंथ ऑफ आर्क दी गई है 6 और लेंथ ऑफ आर्क क्या था? पाई आर थीटा अपॉन 180, वो था पाई आर थीटा अपॉन 180 इक्वल 6। अब मैं यहां पर, वैसे तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक पॉइंट मुझे यहां पॉइंट आउट करना था जिसकी वजह से मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं। इसमें मुझे तुम्हें ये हैबिट डलवानी है, ये चीज याद करवानी है, पाई को 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, आर की वैल्यू 5.2 सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। आपको थीटा चाहिए या थीटा का रिजल्ट फाइंड आउट कर लो। तो थीटा क्या आ गया? 6 × 180 अपॉन पाई आर। कोई जरूरत नहीं इसको मल्टीप्लाई करने की, कोई जरूरत नहीं इनको सब्स्टिट्यूट करके कटिंग करने की, बेनिफिट तुम्हें अभी थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। आपका थीटा ये आ गया, आपका थीटा इस फॉर्म में आ गया। इसमें बोला गया था फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा की कमी थी, थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है? ये आया हुआ है, इसको यहां लगाओ अपॉन 360 तो लगा ही दो, और थीटा की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 6 × 180 अपॉन पाई आर। ठीक है, थीटा का रिजल्ट मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो फायदा, पाई से पाई कैंसिल, खोलना ही नहीं पड़ा, एक आर से एक आर भी कैंसिल, खोलना ही नहीं पड़ा, 180 से ये कैंसिल, कुछ नहीं करना पड़ा, ये कैंसिल, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब क्या बचा? 3R, 3 × 5.2 आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। तो ऐसे कई क्वेश्चन तुम्हें आगे प्रैक्टिस के दौरान मिलेंगे जिसमें आपका कहीं सेक्टर में रेडियस मिसिंग होगा, हो सकता है तुम्हारा एंगल थीटा मिसिंग हो, तो बिल्कुल एग्जैक्ट निचोड़ के पूरा सॉल्व करके निकालने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे रिजल्ट निकालो, आज उसको करवा दो यूज, वो वैसे ही फ्री में कट जाएंगे। क्यों हम अपना काम उसमें बढ़ा रहे हैं? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। इसने कहा द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब क्लॉक का मतलब हो गया सर्कल, और मिनट हैंड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो जो मिनट हैंड की लेंथ है वो क्या हो जाएगी? रेडियस। जो मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक है वो इन फॉर्म ऑफ रेडियस हो गया, और जो क्लॉक है इन फॉर्म ऑफ सर्कल हो गई। कहता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। फाइंड द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स, या 10 मिनट्स को रहने दो, मैं कहता हूं इन 5 मिनट्स। कितने भी मिनट का पूछा जा सकता है, या इसको भी छोड़ो, मैं दूसरा लेता हूं क्वेश्चन। वो कहता है मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड between 9 AM to 9:35 AM, 9 AM to 9:35 AM। तो देखो, ये आपने क्लॉक बनाई, ये आपका सर्किल का सेंटर हो गया। पहले मिनट हैंड थी 12 पर, फिर किस पर? 9 से 9:35, 9:35 होंगे तो मिनट 12 से चल के कहां पहुंचेगी? 7 पर। यहां पे होता है ना लगभग 7, यहां पे 12 होता है, यहां पे 7 होता है, तो यहां पे 35 मिनट्स हो गए पूरे। तो इसने, इसका मतलब 35 मिनट में ये कितना एरिया डिस्क्राइब किया, कितना एरिया बना, वो आपको निकालना है। तो इस फिगर को देख करके हमें ध्यान आता है कि ये दो सेक्टर बन गए,
ये इसका माइनर सेक्टर है, ये इसका मेजर सेक्टर है। इसने कहा 35 मिनट में कितना एरिया डिस्क्राइब किया, मतलब मेजर सेक्टर का एरिया पूछा गया। तो खैर सॉल्यूशन में हम मेजर सेक्टर तो नहीं लिखेंगे, हम तो लिखेंगे एरिया डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स इक्वल पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। एरिया डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स या बिटवीन 9 AM to 9:30 AM इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब सेक्टर के एरिया के लिए एक तो आपको रेडियस चाहिए, वो आपको यहां दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो कमी किसकी है, थीटा की। कमी किसकी है, सेंट्रल एंगल की। सेंट्रल एंगल कौन सा, ये वाला। मेजर सेक्टर ये है, तो एंगल भी इसी का ही चाहिए। ये एंगल की कमी है और ये एंगल निकालने की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही इसकी ब्यूटी है। तो एंगल कैसे निकाला जाए, अब इसको समझते हैं। देखो, जब मिनट हैंड 12 से चला, मैं क्वेश्चन से पहले समझा रहा हूं। मिनट हैंड 12 से चला, चलते 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 वापस 12 पर आ गया। 12 से चल के जब वापस 12 पे पहुंचेगा तो एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है वो। जब 12 से चल के 12 पे पहुंचा तो कितने का एंगल बनाया, 360 का। सर्कल पूरा बन गया, कंप्लीट एंगल हो गया। जब 12 से 12 पे वापस पहुंचेगा तो ये पूरा 360 का एंगल बनाएगा। अब 360 डिग्री का एंगल बनाने में मिनट हैंड को कितने मिनट लग गए, मिनट हैंड को 12 से 12 पर आने पर उसको 60 सेकंड लगे, या सॉरी 60 मिनट लगे। 12 से 12 पर आने पर उसे 60 मिनट लगे। 60 मिनट में उसने 360 डिग्री का एंगल बनाया। अगर 60 मिनट में 360 का एंगल बनाया तो 1 मिनट का क्या आएगा, डिवाइड बाय 60, और वो क्या आ गया, 6 डिग्री। 1 मिनट का एंगल कितना आ गया, 6 डिग्री। हमसे कितना पूछा गया था, हमसे 35 मिनट का पूछा गया है। तो एंगल ये 35 मिनट का कितना होगा, 35 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा 210 आएगा। हाँ, तो अब एंगल अरेंज होगा 35 इंटू 6। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो शुरुआत यहां से होगी। क्या, शुरू में पहली लाइन में आप लिखोगे एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इक्वल 360 डिग्री। नेक्स्ट में लिखोगे एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल 360 अपॉन 60, 6 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट में लिखोगे नाउ एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स इज इक्वल टू 6 इंटू ये 35, 210 डिग्री आ गया। फाइनली लिखोगे नाउ एरिया डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स या बिटवीन 9 AM to 9:35 AM इक्वल पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। आर हमारे पास था, थीटा भी हमने निकाल दिया, एरिया हमारा जिंदाबाद। इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त। आज की सभा भी यहीं समाप्त। जितने भी आज क्वेश्चन करवाए गए हैं 3, 6, टोटल 7 क्वेश्चन हुए हैं। 7 क्वेश्चन आज रात तक आपको सबमिट करने हैं। धन्यवाद।